करने की अनुमति चाहता हूँ। कृपया कर यूसीसी 2025 को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो लोग इसके विरोध में हैं कृपया नहीं कहें। मुझे लगता है कि हवाले से स्वीकार करते हैं, हवाले से स्वीकार करते हैं, हवाले से स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2025 को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान्यवर, समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का प्रस्ताव है, जो नागरिकों के बीच एक समान पहचान और अपनेपन का भाव पैदा करके राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगा। मान्यवर, यह कानून उनके धर्म, लिंग, जाति, यौन और अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का अर्थ है एक देश एक नागरिक। महोदय, इस कानून से जो देश में अलग अलग समुदायों के बीच अलग अलग कानून हैं, अर्थात शादी, तलाक, प्रॉपर्टी के बंटवारे, बच्चों को गोद देने के संदर्भ में जितने भी अलग अलग कानून हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे और सभी पर एक समान कानून लागू होगा। माननीय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि यह कानून विश्व के कई देशों में पहले से ही लागू है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, सूडान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि। मान्यवर महोदय, समान नागरिक संहिता कानून संविधान के भाग के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 में रखा गया था और संविधान सभा की बहस में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी इस कानून का बड़ा समर्थन किया था। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि यह कानून हमारे देश की इतनी महान विभूति के विचार होते हुए भी आज तक लागू नहीं हो पाया है। मान्यवर, परंतु यह कानून हमारे देश के एक राज्य गोवा में लागू हो चुका है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि भारत विविधता वाला देश है, परंतु इस देश में धर्म और जाति के आधार पर कई वर्गीकरण है। मान्यवर, इस कारण इस कानून की वजह से उन सभी विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच में सामंजस्य स्थापित होगा। अतः इस कानून को लागू होना चाहिए। मान्यवर, कानून ऐसा अनोखा है कि धर्मनिरपेक्षता बढ़ाया जाता है, धर्म, लिंग और जाति का ये भेद मिटा आता है। लागू है कई देशों में अपना नाम गूंजा जाता है। अम्बेडकर जी का यह विचार समानता की चहल-पहल ले आता है। देश की सांस्कृतिक विविधता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये समान नागरिक संहिता कानून देश की संस्कृति को नष्ट करने वाला है। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश गंगा जमनी संस्कृति का देश है, जहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन सभी धर्मों के लोग सैकड़ों वर्षों से बहुत साधारण वातावरण में रहते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष ने अपने खास मकसद से समाज में वोट डालने और वर्षों की संस्कृति को नष्ट करने की मंशा से ये बिल प्रस्तुत कर रही है। महोदय, ये बिल प्रस्तुत कर रही है। माननीय सभापति महोदय, क्या संभव है कि हम अपने धार्मिक कानून व संस्कृति को जो वर्षों से चले आ रहे हैं उन्हें न माने? ये सरकार द्वारा हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के मामले में हस्तक्षेप है और इससे विभिन्न धर्म की परंपराओं व संस्कृतियों को नष्ट करने की सोची समझी साजिश हो रही है। महोदय, सोची समझी साजिश हो रही है। अध्यक्ष महोदय, ये सत्तापक्ष द्वारा बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में ढोना है। महोदय, अल्पसंख्यक रूप में ढोना है। अध्यक्ष महोदय, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के विपक्ष में बोलते हुए सदन को यह बताना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता लागू होने पर समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारतीय समाज में धर्म अभी भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। समान नागरिक संहिता को धर्म पर आकाश उठा जा सकता है। मान्यवर,
वांछनीय न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। आयोग का मानना है कि समान नागरिक संहिता समस्या का हल नहीं है, बल्कि सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की जरूरत है ताकि पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तत्व सामने आ सके। माननीय पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तत्व सामने आ सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में पर्सनल लॉ और प्रथाओं को शामिल करने से क्या कोई लाभ होगा? दूसरा, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में लैंगिक सुनिश्चित होगी? तीसरा, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को वैकल्पिक किया जा सकता है? मान्यवर, मेरा चौथा प्रश्न, क्या बहुपति प्रथा, बहुविवाह और मैत्री करार आदि खत्म किया जाए या फिर उसे रेगुलेट किया जाए? मान्यवर, मेरा पांचवा प्रश्न, क्या 3 तलाक की प्रथा को खत्म किया जाए या कस्टम में रहने दिया जाए या फिर संशोधन में रहने दिया जाए? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव संसद में ला रहे हैं, मैं उसके संबंध में पूछना चाहती हूँ कि यह कानून देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का क्या अतिक्रमण नहीं है? महोदय, यह कानून देश में एकता नहीं बल्कि विघटन व अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को क्या समानता की इतनी ही जरूरत है कि हम खूबसूरती की परवाह न करें? इसीलिए सभी पर समान कानून होगा, संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। अतः हम कानून के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि प्रश्न नंबर 11 क्या यह तय करने का उपाय है कि हिंदू स्त्री अपने अधिकार का प्रयोग बेहतर तरीके से करे जैसे पुरुष करते हैं? प्रश्न नंबर 2, क्या ईसाई धर्म में तलाक के लिए 1 साल का वेटिंग पीरियड संबंधित महिला अधिकार का उल्लंघन तो नहीं है? प्रश्न नंबर 3, क्या तमाम पर्सनल लॉ में उम्र का पैमाना 1 है? प्रश्न नंबर 4, क्या तलाक के लिए तमाम धर्मों में एक समान अधिकार तय होना चाहिए? प्रश्न नंबर 5, अंतरजातीय विवाह या अंतरधर्म विवाह, मान्यवर अंतरजातीय विवाह या अंतरधर्म विवाह करने वाले कपल की रक्षा के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? प्रश्न नंबर 6, शादी के रजिस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 7, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत तलाक का प्रावधान होने से भरण पोषण की समस्या हल होगी? प्रश्न नंबर 8, यूनिफॉर्म सिविल कोड या पर्सनल लॉ के तहत सोसाइटी को संवेदनशील बनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? मान्यवर, क्या उपाय हो सकते हैं? महोदय, समान नागरिक संहिता विभाजनकारी है और ये सामाजिक अशांति को जन्म देगी क्योंकि ये संविधान की उस भावना के विरुद्ध है जो नागरिकों को अपने धर्म संस्कृति के पालन करने के अधिकार की रक्षा करती है। समान नागरिक संहिता धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति स्वायत्तता का उल्लंघन करती है। व्यक्तिगत कानून विभिन्न धार्मिक समुदायों की विशिष्ट परंपराओं को दर्शाता है और समान नागरिक संहिता इस विविधता को कमजोर करेगी, इसलिए मैं इस विधेयक के खिलाफ हूँ। मिटा ना पाएगी कोई ताकत हमारी पहचान को, नियमों की जंजीरें रोक ना पाएगी इंसान को। धर्म और संस्कृति हमारी रूह का हिस्सा है, कैसे बदल दे हम सदियों की परंपराओं को, कैसे बदल दे हम सदियों की परंपराओं को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के ऊपर अपने विपक्ष के साथियों की आपत्तियों को सुना। उनकी संख्या व आरोपों के विषय में ये स्पष्ट करना चाहूँगा
कि यह कानून देश की एकता और अखंडता के विषय में ऐतिहासिक कदम है। मान्यवर, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप नहीं चाहते एक देश एक कानून होना चाहिए? महोदय, यह कहते हैं कि इस कानून की आवश्यकता नहीं है और यह कानून विभाजनकारी है। महोदय, वास्तविकता तो यह है कि 1973 से 2016 के मध्य 1973 और 2016 के मध्य सुप्रीम कोर्ट ने 11 बार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों से ये अपील की है कि वह इस कानून को राज्यों तथा संपूर्ण देश में लागू करें, और यह कहते हैं कि इस कानून की आवश्यकता नहीं है। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। महोदय, इस कानून को सरकार किसी भी राजनीतिक मंशा से नहीं ला रही है और ना ही इसे किसी विशेष वर्ग पर थोपने का प्रयास है। वास्तविकता तो यह है कि यह कानून हमारे देश की एक महान विभूति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के विचार हैं और विपक्ष अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इस कानून के प्रति जनता को भड़का रहा है। मान्यवर, नीतियां बिगाड़ी देश की, नीतियां बिगाड़ी देश की इनकी थी सरकार। अब आए हैं कर्णधार संभालने, हम होंगे एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। ऐतिहासिक कदम दिग्गज है कि ऐतिहासिक कदम दिग्गज है। यूसीसी का आह्वान, कोई विशेष ना बचेगा, होंगे एक समान। मान्यवर, होंगे एक समान। महोदय, मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपने साथियों को बड़े ध्यान से सुना है। मोदी, मैं आपके माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ कि भारत का संविधान सभी नागरिकों के समान अधिकार का शासन देता है। महोदय, गौर फरमाइए, एक घर में दो कानून से घर नहीं चल सकता। एक घर में दो कानून से घर नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह एक देश में दो कानून से देश नहीं चल सकता। महोदय, ये लोग उन पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये वे लोग हैं जो मुसलमान करते हैं। अगर ये वास्तव में मुसलमान के हित में काम कर रहे होते तो आज मुस्लिम परिवार शिक्षा